वहाँ पे जॉब करने के बाद एक सर्टेन लेवल आपका लैंग्वेज का होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो आप एलिजिबल नहीं है। फिर जो बड़े दूसरे कंट्रीज़ हैं जैसे कि आपका अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, तो ये कंट्रीज़ आपकी लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो है वो ओपन वर्क वीज़े पे आ जाएंगे और आप अपनी वाइट कॉलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। से एक तो मेजर फ़ायदा ये होगा कि आपका जो रेजिडेंसी का पाथवे है वो फास्ट और इजी हो जाएगा। दूसरा ये है कि आप चूँकि ओपन वर्क वीज़े पे आएंगे तो आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। फिर आपको डोमेस्टिक स्टूडेंट की फ़ी अप्लाई होगी, ये स्पेशली फॉर द मास्टर स्टूडेंट्स के लिए है। उससे आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है और दूसरा कि आगे जाके इमिग्रेशन ज़रूर मांगती है। तो गाइस, कैसे उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसे टॉपिक को मैं डिस्कस करूं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर भी और यूट्यूब की जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर भी। तो चले पहले जो है वो जो सबसे ज़्यादा पॉइंट जो यूज़ होता है, बल्कि मैं पॉइंट नहीं कहूँगा, ये एक केस है जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि अभी रिसेंटली एक लेडी फ्रॉम पाकिस्तान, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और वो ज़ाहिर सी बात है कि पीएचडी पाथवे या जो भी पॉसिबल पाथवे है उसके लिए वो डिस्कस करना चाह रही थी अपने हस्बैंड के लिए। अच्छा, हस्बैंड जो है वो उनके इटली के अंदर मास्टर्स कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि वो पीएचडी का पाथवे परस्यू करें न्यूजीलैंड के लिए। और वो ख़ुद भी जो लेडी हैं, आई थिंक मुझे याद नहीं कि वो बैचलर उन्होंने किया हुआ है या उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। तो अब उनको वहाँ पे इशू क्या आ रहा है कि पहली बात ये कि वो नॉन इंग्लिश कंट्री है और मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो ऑफ़र नहीं करते रेजिडेंसी, या अगर ऑफ़र भी करते हैं तो उनके जो रूल्स हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। तो उनसे बात करने से ये पता चला कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड और वो वहाँ पे कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं। ऑल्दो आई थिंक वो स्कॉलरशिप के ऊपर थे, जो मुझे याद आ रहा है, और उनको फैमिली वीज़े का भी इशू है। तो अब इसमें जो मैं लोगों को जो गाइड करना चाहूँगा, जो मैं सजेशन देना चाहूँगा, देखें, मैं ये नहीं कहता कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर आप नहीं जाएं, क्वालिफ़िकेशन वहाँ पे हासिल नहीं करें, बहुत सारे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, स्कॉलरशिप्स भी वहाँ पे मिलता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो प्रॉब्लम वो होती है वो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग की वजह से होती है। एक तो ये कि ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं उनमें जॉब्स मिलना इतना आसान नहीं है, इसलिए कि वो जो लैंग्वेज है वो एक बैरियर होता है जॉब के लिए भी। उसकी रीसेंट एग्ज़ाम्पल जो है वो जर्मनी है, जहाँ पे अगर ये भी मुझे फ़ीडबैक ज़्यादातर लोगों से ही बात करके मिलता है कि वहाँ पे जॉब करने के बाद एक सर्टेन लेवल आपका लैंग्वेज का होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो आप एलिजिबल नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ आप सारी जो है वो जॉब की रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं। तो मैं हमेशा जो है वो यही आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास चॉइस है कि आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर जॉब करें, वैसे भी मतलब ये कि एज ए इंडियन, पाकिस्तानी, या जो भी हम साउथ एशिया कंट्रीज़ में रहते हैं, हमारे लिए इंग्लिश इतनी ज़्यादा अननोन लैंग्वेज नहीं है और हम स्कूल्स के अंदर भी जो है वो इंग्लिश बोलते हैं, तो उसके लिए वो प्रोफिशिएंसी लेवल हासिल करना इतना मुश्किल नहीं है। दूसरा ये कि जॉब के अंदर भी जो है वो ज़ाहिर सी बात है, जब आपको इंग्लिश आती होगी तो आपके लिए कोई ऐसा हर्डल नहीं है, और बच्चों के लिए भी आगे, इसलिए कि जब आप अपनी फैमिली रेज़ करेंगे इन कंट्रीज़ के अंदर तो आगे जाके फैमिली को भी इशू होगा और आपके लिए वो कंट्री लिमिटेड हो जाएगा। यानी कि अगर आप जर्मनी में हैं या आप फ्रांस में हैं, इटली में हैं, तो अगर वहीं पे पढ़ रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि बच्चे भी आपके वही लैंग्वेज जो है वो आगे जाके बोलेंगे और समझेंगे। तो फिर जो बड़े दूसरे कंट्रीज़ हैं जैसे कि आपका अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, तो ये कंट्रीज़ आपकी लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि अगर आप इन कंट्रीज़ के अंदर परस्यू करें तो अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ज़्यादा होंगे। ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, यूके हो गया। सेकंड, एक बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन किया जाता है, ये भी सिनारियो है, केस है, जिसके अंदर कपल हैं और जैसे कि हस्बैंड जो है वो मास्टर्स हैं और पीएचडी के लिए परस्यू कर रहे हैं, या बैचलर हैं और मास्टर्स के लिए परस्यू कर रहे हैं, और इसी तरह स्पाउस जो है वो उनके साथ आना चाह रही हैं। तो मैं इसमें आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अपनी स्पाउस को जो है वो प्रिंसिपल एप्लीकेंट बनाएं तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो है वो ओपन वर्क वीज़े पे आ जाएंगे और आप अपनी वाइट कॉलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर वो ग्रीन लिस्ट में हो गई तो बहुत अच्छी बात है कि आप स्ट्रेट जो है वो
रेजिडेंस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे एक तो मेजर फ़ायदा ये होगा कि आपका जो रेजिडेंसी का पाथवे है वो फास्ट और इजी हो जाएगा। दूसरा ये है कि आप चूँकि ओपन वर्क वीज़े पे आएंगे तो आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं और आपकी जो स्पाउस हैं, जो वाइफ हैं, वो स्टडी पर फोकस कर सकती है। थर्ड जो सबसे अहम इसके अंदर पॉइंट है वो ये है कि शुरू में तो जाहिर सी बात है कि आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आएंगे और आपको जो फ़ी है वो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट की ही देनी होगी। लेकिन जैसे ही आपका रेजिडेंस होता है तो आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा फ्रॉम इंटरनेशनल टू डोमेस्टिक, और फिर आपको डोमेस्टिक स्टूडेंट की फ़ी अप्लाई होगी। ये स्पेशली फॉर द मास्टर स्टूडेंट्स के लिए है। तो उसमें फिर वो जो रिमेनिंग होगा वो आपको रिफ़ंड करेंगे। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है। और फ़ी का हो गया, रेजिडेंसी का हो गया, और दूसरा है कि एक पीस ऑफ माइंड भी होता है कि जैसी आपको जॉब मिल जाती है तो आपके जो फाइनेंशियल जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो कवर होना शुरू हो जाते हैं, रादर देन कि आप मेन एप्लीकेंट है और आप ही, जैसे हमारे यहाँ होता है कि जो मेल है वो ही मेन घर चलाने वाला होता है, तो सारे बर्डन उसके ऊपर आ जाता है। तो ये एक तरह से आप ये कह लें कि थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन शिफ्ट हो जाएगा, हाफ ऑफ हो कह लें या डिवाइड हो जाएगा कि स्पाउस आपकी जो वाइफ हैं वो फोकस करेंगे स्टडी के ऊपर, आप फोकस करेंगे कमाने के ऊपर, और जो भी आपकी जॉब्स वगैरह के हैं। इसके अलावा एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन किया जाता है आइल्स के बारे में कि अगर आप मास्टर्स के लिए तो स्ट्रेट है कि 6.5, मोस्ट ऑफ द न्यूजीलैंड यूनिवर्सिटीज़ वो 6.5 ओवरऑल एक्सेप्ट करती हैं, और ईच बैंड शुड नॉट बी लेस दैन 6। PTE भी एक्सेप्टेबल है, वो मुझे इसकी जो नंबर्स वो याद नहीं है। और PhD के लिए मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ वो नहीं मांगती हैं, लेकिन बेटर है कि आप आइल्स दें। वो ये मिनिमम 6.5 तो होना चाहिए, उससे आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और दूसरा कि आगे जाके इमिग्रेशन ज़रूर मांगती है, तो बेहतर ये है कि आप आइल्स जो है वो दे दें, और उससे आपका जो एप्लीकेशन है PhD के लिए वो भी स्ट्रॉन्ग होगी, और वीज़े के लिए आपको देना होगा तो आपको लास्ट मोमेंट पे देना नहीं पड़ेगा, तो वो आपके लिए रेडी होगा। अच्छा, दूसरा एक मैं समराइज़ कर देता हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं पाथवे, रेजिडेंसी के पाथवे के लिए। देखें, रेजिडेंसी का जो पाथवे है वो जॉब के बगैर नहीं है। जब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी आप रेजिडेंसी के पाथवे पे नहीं आ सकते हैं न्यूजीलैंड के अंदर। और उस पे जो ऑप्शन वो है कि ओवरसीज़ से जॉब जो है वो इस वक्त बहुत कम एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो न्यूजीलैंड की मार्केट है वो इस वक्त इतनी अच्छी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि जो करंट मार्केट, जो लोकल मार्केट है, उसके अंदर ही बहुत सारे जो है वो लोग जॉब्स जो है वो तलाश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि फिर एम्प्लॉयज़ बाहर से क्यों हायर करेगा। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो स्टडी पाथवे लेके यहाँ पे आ रहे हैं, और स्टडी पाथवे पे आपको जो है वो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाता है, जो कि आपको जो है लेके जाता है PR की तरफ, इसलिए कि आप एलिजिबल हो जाते हैं टू वर्क। तो जब तक आपके पास जॉब ऑफ़र नहीं है, आप रेजिडेंसी के ऊपर या PR, अगेन वो मैंने कई वीडियोज़ में बताया है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन PR एंड रेजिडेंसी। शुरू में आप रेजिडेंसी आपको मिलती है और उसके 2 साल के बाद आपको PR मिलती है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि ट्रैवल कंडीशन आपकी ख़त्म हो जाती है, यानी PR मिलने के बाद आप ट्रैवल करें कितने महीने, साल के बाद भी वापस आएँ, आपकी रेजिडेंसी जो है वो कायम रहती है। और फिर टोटल 5 ईयर्स अगर आप रेजिडेंस हैं या टैक्स पेयर हैं तो फिर वो आपको सिटीजनशिप आपको मिल जाती है। एक और काफ़ी लोग पूछते भी हैं, शायद उनको नहीं भी पता है बहुत सारे लोगों को, कि एक पाथवे जो न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया की तरफ है वो उस वक्त है जब आप सिटीज़न हो जाते हैं, यानी कि पासपोर्ट आपके पास आ जाता है, देन यू विल बी एलिजिबल टू लिव एंड वर्क इन ऑस्ट्रेलिया। तो आप स्ट्रेट वे आप वहाँ के PR आपको मिल जाती है वंस यू लैंड देयर। आपको कोई सेपरेटली कुछ जो है वो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बहुत सारे लोग इसको ब्रिज बनाते हैं, इसका फ़ायदा उठाते हैं, यहाँ न्यूजीलैंड में आते हैं, जॉब करते हैं, सिटीज़न बनते हैं और ऑस्ट्रेलिया की बिग मार्केट में जाते हैं। ये इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा ज़ाहिर सी बात है उन लोगों को है कि जो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं बिग मार्केट के अंदर, और दूसरा फ़ायदा ये उन आने वालों के लिए, इसलिए कि जब वो जो उनकी पोजीशन वैकेंट होती है तो नई पोजीशंस निकलती हैं और बाकी लोग जो है वो उस पर अप्लाई करते हैं, वरना सैचुरेशन आ जाएगी। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप देख सकें। तो चलिए, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।